तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट 1 जो कि प्रीवियस मॉडल पेपर से संबंधित प्रश्न हैं। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस से, उन सबको शामिल कर लिया गया है। और सभी लोग क्या करिएगा, सभी प्रश्नों को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद आप लोगों को लगेगा हूबहू ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। तो सभी लोग क्या करिए, जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन छोटा सा पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आज के जो प्रश्न यहाँ बनाए गए हैं प्रीवियस मॉडल पेपर से बनाए गए हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ से प्रश्न प्रैक्टिस सेट के उठा लिए गए हैं, क्योंकि अब जब तक एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का तब तक सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल हो, अगर जो राज्य है उसके राज्यपाल के अनुमति के द्वारा। दूसरा कह रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री हो उसके द्वारा। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष हो कोई, यानी जो विधानसभा का अध्यक्ष है, प्रमुख अध्यक्ष, उसके द्वारा। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि राज्य का वित्त मंत्री हो, यानी राज्य का जो वित्त मंत्री है उसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की अनुमति के द्वारा ही विधेयक कोई भी पास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला उत्तर आया है एकदम सही है। सभी लोग कमेंट फास्ट करते हुए चलिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न से। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। तो पहला कह रहा है कि ये किसे, यहाँ कह रहा है कि पंडित जो भीमसेन जोशी हैं इनका क्रियाकलाप किस क्षेत्र से है, मतलब किससे ये संबंधित हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है कि साहित्य से हैं। दूसरा कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत गायन से है। शास्त्रीय संगीत का मतलब होता है जो आपका संबंधित, यानी आपके पूर्व से संबंधित चलता हुआ आ रहा है, उसके गायन से। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है शिक्षा क्षेत्र से हैं। और यहाँ पे चौथा कह रहा है पत्रकारिता से हैं। तो भीमसेन जोशी जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसका पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा दूसरा जाएगा। ये शास्त्रीय संगीत और गायन से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न से। तीसरा प्रश्न और भी बेहतर है। सभी प्रश्नों को एकदम बारीकी से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो सभी लोग क्या करिएगा, प्रश्नों को एकदम सटीक से सोच के उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला देखिए हमारा क्या करा, तीसरा प्रश्न क्या करा कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र का मतलब होता है दो क्षेत्र और एक मातृभाषा, यानी किसी दो क्षेत्रों के भाषाओं को सम्मिलित करने के साथ साथ अपनी मातृभाषाओं के सिफारिश की किस समिति ने किया था। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा शर्मा समिति ने, कोठारी समिति ने, और यहाँ पे राज मन्नार ने, और यहाँ पे कह रहा है दत्त समिति ने। तो तीसरे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी यहाँ पे आयोग गठित किए गए हैं जितने भी यहाँ पे क्षेत्र में आपके शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न आ जाएं वो आपको यहाँ पे कोठारी समिति से ही संबंधित मिलेंगे। तो याद रखिएगा, जितने भी शिक्षा से यहाँ पे संबंधित होंगे, त्रिभाषा से संबंधित होंगे, द्विभाषा से संबंधित होंगे, वो आपके कोठारी समिति से ही संबंधित होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न हमारे यहाँ में क्या करा है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 1982, दूसरा कह रहा है कि 1984, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 1986, और चौथा कह रहा है कि 1989। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे का। देखिए याद रखिएगा, इस गैस त्रासदी में बहुत से लोगों की यहाँ पे जाने गई थी, उसमें गैस लीक हुआ था, इसके कारण ये यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये भोपाल जो गैस त्रासदी है ये जो संबंधित है यहाँ पे हमारा 1984 से संबंधित है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ ही इसका भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न ये कर रहा है हमारा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि धनानंद ने, कौटिल्य ने, यहाँ पे बिम्बिसार ने, और यहाँ पे कह रहा है कि पुष्यमित्र ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पांचवें का। देखिए इसका भी राइट आंसर जो जाएगा कौटिल्य से ही जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के सबसे बड़े ज्ञानी जो थे, सबसे बड़े जो महाज्ञानी जो थे वो कौटिल्य को ही माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। पांचवें का भी दूसरा ही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर यानी 2017 चुना गया था। तो पहला यहाँ पे हमारा कह रहा है यहाँ पे कि द साइंस
ब्रेकर्स को, दूसरा करा है नरेंद्र मोदी को, तीसरा करा है कि एंटोनियो गुटरेस को और चौथा करा है कि डोनाल्ड ट्रंप को। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, या फिर तीसरे के साथ जाएगा उत्तर, या फिर चौथे के साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए इसका, क्योंकि ये एग्जाम आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो छठे का जाएगा पहले के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 साइंस ब्रेकर्स के साथ जाएगा। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 किसे चुना गया था, तो यहाँ पे 10 साइंस ब्रेकर्स को। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 7वां प्रश्न देखिए, ये हमारा कह रहा है कि पुस्तक किस आब्द, यानी कह रहा है कि एक पुस्तक है जिसको किस आब्द के लेखक है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा पहला करा आदित्य राय कपूर को, दूसरा करा शेख सुमन को, तीसरा करा है यहाँ पे कोंकाड़ को, सेन को, और चौथा करा है कि इमरान हाशमी को। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, 7वें का। पुस्तक किस आप का मतलब जिसमें अधिक से अधिक क्या है, किस का प्रयोग किया गया है, तो इमरान हाशमी के साथ ही जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे इमरान हाशमी यानी चौथे के साथ जाएगा। ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, किस कहा है कि किस ऑफ द लाइफ, ठीक है, किससे संबंधित है, किस लेखक संबंधित, इमरान हाशमी से है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए कुछ कूट के भी प्रश्न रखे गए हैं, तो सभी लोग क्या करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा उस प्रश्न को। कह रहा विश्व जल दिवस तिथि कब मनाया जाता है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है देखिए 21 मार्च को, दूसरा कह रहा है 22 मार्च को, तीसरा कह रहा है 11 अप्रैल को, चौथा कह रहा है कि यहाँ पे 14 अप्रैल को। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। देखिए विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है कि जल की आशंकता यानी कम होने के कारण क्या है, अधिक से अधिक उसकी बचत किया जाए, संरक्षण किया जाए। देखिए जहाँ पर भी सूखाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे पानी की किल्लत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारे जल संरक्षण की भी कार्य होगा। और यहाँ पे जो मौसम विभाग में भी यहाँ पे जो अलर्ट किया जाता है कि यहाँ पे मौसम बिगड़ गए हैं, या फिर बारिश होने की संभावना है, या फिर सूखा है, इस स्थिति में क्या किया जाता है कि जल का संरक्षण किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण किया जाता है और वहाँ पे जल संरक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा, देखिए कूट का प्रश्न यहाँ पे है। कर रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों, यहाँ पे कर रहा है व्यक्तियों और उसकी सभा में विधा में कौन सा सुलमित नहीं है, यानी कौन सा सुलमित नहीं है, यानी 3 ऑप्शन सही होगा, एक गलत होगा। तो कौन सा सुलमित नहीं है, तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है कि मजरूह सुल्तानीपुर, ये कह रहा है शायर से संबंधित है। दूसरा कह रहा है हमारा कि राज्यपाल यादव अभिनव से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है तीसरा कि आर उस विष्ट चित्रकार से संबंधित है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि राजन साजन मिश्र जो रंगमंच से संबंधित है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा यहाँ पे कि महरूज सुल्तानीपुर ये शायर से ही संबंधित है। दूसरा कह रहा है राज्यपाल यादव जो कि आपके अभिनय हैं, यहाँ पे आपके जो कलाकार हैं जो मूवियों में आपके दिखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि राउस विष्ट जो है चित्रकार से संबंधित है, लेकिन राजन साजन मिश्र जो हैं ये संबंधित रंगमंच से नहीं है, इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा। चौथा कौन संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा कह रहा है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाता है, यानी आपके जो मूल कर्तव्य हैं, व्यक्ति के मूल कर्तव्य हैं, किसकी सिफारिश के द्वारा क्या है कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाता है यहाँ पे भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि यहाँ पे स्थानम समिति से, दूसरा करा है स्वर्ण सिंह समिति से, तीसरा करा है शाह आयोग से और चौथा करा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग से। तो इस 10वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए 10वें का राइट आंसर बहुत ही अच्छा है और ये कई बार पूछा है। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, मूलभूत कर्तव्यों को यहाँ पे भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। सिफारिशों के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाता है, एक नया पेज जोड़ दिया जाता है। अगर 11वें प्रश्न पे आगे बढ़े, 11वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुनियमित नहीं है। फिर यहाँ पे नहीं की बात किया है, याद रखिएगा, फिर नहीं की बात किया है। तो पहला करा झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। दूसरा करा सफ़ेद हाथियों को किसे कहा जाता है, भूमि, अर्जेंटीना को। तीसरा करा है गोल्डन पैगोडा का भूमि म्यांमार को कहा जाता है। या फिर कह रहा है कि उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा, नहीं सुनियमित है तो पहला जो है यहाँ पे झीलों की यहाँ पे जो भूमि है फिनलैंड को कहा जाता है, ये आपका सही है,
दूसरा हमारा कह रहा है कि सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है अर्जेंटीना कहा जाता है, ये भी आपका सही है, याद रखिएगा ये भी सही आपका है। एक मिनट, सफ़ेद हाथियों की बात किया है तो यही आपका ऑप्शन गलत होगा। सफ़ेद हाथियों का जो भूमि है ये अर्जेंटीना को नहीं कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा जो कह रहा है गोल्डन पोगाडो की भूमि किसे कहा जाता है, म्यांमार को, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। इतना याद रखेगा कि किससे किससे आपका संबंधित हो सकता है। तो पहला आपका जो है उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है, एकदम सही है। गोल्डन पैगोडा की भूमि किसे कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है। सफ़ेद हाथी की भूमि ये अर्जेंटीना को नहीं कहा जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। यानी आपका जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को नहीं कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। नहीं की बात किया है, याद रखिएगा नहीं की बात किया है यहाँ पे कि उदाहरण नहीं है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है कि यूरिया को, पोटास को, यहाँ पे फास्फेट को और कंपोस्ट को। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 12वें का। तो याद रखिए जो कंपोस्ट यहाँ पे जो बनाई जाती है ये भी आपके गोबर से बनाई जाती है या फिर जैविक खादों के द्वारा बनाई जाती है, याद रखिएगा। जैसे आपके सड़े हुए घासों को बनाया जाता है, यहाँ पे कुछ पौधे होते हैं जिसे गला के बनाया जाता है या फिर खाद के द्वारा बनाया जाता है। यानी खाद का मतलब ये है कि जो गोबर है उससे बनाया जाता है, गाय के मैलमूत्र से बनाया जाता है और जो भी जानवर है उससे बनाया जाता है। लेकिन और सभी जो है यहाँ पे रासायनिक उर्वरक हैं, सभी रासायनिक उर्वरक है। यूरिया भी रासायनिक उर्वरक है, पोटास भी है और फास्फोरस। बस आपका जो नहीं है तो वो है आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है आपके घरेलू पेड़ पौधों यानी जैविक तरीके से बनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। जो लोग नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को प्रोग्रेस के लिए आपका प्रोत्साहन बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न से। 13वां प्रश्न ये करा है कि गदर पार्टी क्या करा है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो पहला हमारा करा है कि यहाँ पे सच्चिदानंद यहाँ पे सन्याल था। दूसरा करा कि चंद्रशेखर आजाद थे। और तो यहाँ पे तीसरा करा कि लाला हृदय लाल थे। और यहाँ पे कह रहा है कि चौथा जो है बकुट केशवर दत्त थे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। देखिए इसका 13वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे लाला हरद लाल दयाल जो थे यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। देखिए 14वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। 14वां प्रश्न ये कर रहा है हमारा, कह रहा है कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को यहाँ पे करा है कि काल्याक्रमण अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि पहले क्रम में किससे युद्ध हुआ था। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट और चौथा कह रहा है कि बर्लिन की दीवार का विखंडन। तो कूट में कौन सा सही इसका है, तो राइट आंसर यहाँ पे कमेंट करिए। तो जल्दी से कमेंट करिए कि पहले स्तर पे किसका हुआ था। तो 14वें का राइट आंसर जो जाएगा किसके साथ जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए जो सबसे पहले हुआ था हमारा कोरिया युद्ध हुआ था, फिर इसके बाद क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था, फिर इसके बाद वियतनाम पे हुआ था, फिर इसके बाद चौथे पे बर्लिन पे हुआ था। तो याद रखिएगा पहले किसके पे था, पहला जो था हमारा यहाँ पे कौन था, कोरिया का युद्ध। दूसरा जो था यहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट। और तीसरा जो था हमारा यहाँ पे वियतनाम यानी वियतनाम था। और चौथा जो था हमारे यहाँ पे बर्लिन की दीवार का संगठन। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देखिए कौन पे है, पहला और तीसरा, दूसरा, चौथा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न करा निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नहीं की बात क्या है, याद रखिएगा। तो पहला करा CO2, NO2, करा कि CH4 और करा है कि O2। तो राइट आंसर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। तो पहला हमारा कह रहा है कि CO2 है, दूसरा कह रहा है NO2 है, तीसरा कह रहा है CH4 है, चौथा कह रहा है कि O2 है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, 15वें का। देखिए जो है ऑक्सीजन ही जो है हमारा यहाँ पे, एक मिनट, ऑक्सीजन जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है और सभी के सभी जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां करा कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन था।
ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पहला हमारा कह रहा है कि भारत का प्रमुख न्यायाधीश, दूसरा हमारा कह रहा है कि भारत का महान न्यायवादी, और तीसरा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति, चौथा कह रहा है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का किसके साथ जाएगा, तो 16वें का जो राइट आंसर जाएगा भारत का महान न्यायवादी। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा, याद रखिएगा कौन होगा, दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। देखिए 17वां प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल से उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे करा सिलिकॉन, यहाँ पे करा एस्टेनिट, और यहाँ पे तीसरा करा कि सीरियम, चौथा करा कि वेनेडियम। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए सोलर सेल से उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का जो जाएगा पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, ये एक सूखा होता है, पदार्थ होता है जो कि सोलर पैनल बनाने में काम आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न करा किस देश के यूरोप संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है, तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है कि बर्लिन संधि, यहाँ पे कह रहा है लिस्बन संधि, और यहाँ पे कह रहा है संधि, और यहाँ पे कह रहा है तीसरा मास्को संधि, और चौथा कह रहा है कि स्टॉकहोम संधि। तो राइट आंसर 18वें का किसके साथ जाएगा, तो 18वें का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे लिस्बन संधि के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न ये करा है कि विशिष्ट करा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था, तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि अल्फ्रेड मार्शल ने, दूसरा कह रहा है कि मार्क मार्शल ने, और यहाँ कार्ल मास्कर ने, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है रेगलर फ्रिक्स ने, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि जेम्स क्रेन्स ने। तो राइट आंसर यहाँ पे 19वें का जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जी राइट आंसर जो जाएगा 19वें का हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, जेम्स किम्स के साथ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 20वें और अंतिम प्रश्न पे, जो कि आप लोगों को इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा मार्शल ने, दूसरा हमारा कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने, तीसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे एडम्सन स्मिथ ने, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, और उत्तर नीचे दिए गए हैं, PDF आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी ही। आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर परमा एजुकेशन चैनल के नाम से है, वहाँ पे आप लोग क्या करिए, ज्वाइन करिए, आप लोगों को वहाँ पे टेलीग्राम पे सभी प्रकार के PDF फाइल मिल जाएंगे। तो जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, जो लोग छूट गए हैं जल्दी से देख लें, और लाइक जरूर करिएगा जाते जाते। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।